अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। दो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। एक फिक्स बाउंड्री से रिलेटेड था जिसमें हमने एक्सट्रीमम्स फाइंड करने थे, और दूसरा जो चैप्टर रिलेटेड है वो है मूविंग बाउंड्री से रिलेटेड। तो दोनों को हमने पूरे डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में कुछ इस तरह की डिस्कशन है कि जो चैप्टर 1 और 2 में हमने काम किया है वहाँ पर हमने वर्ड एक्सट्रीमम के ऊपर सारी थ्योरी डेवलप की है। उस एक्सट्रीमम को हमने फर्दर क्लासिफाई नहीं किया कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। यानी इसको आप अगर कैलकुलस यूजुअल कैलकुलस की टर्मिनोलॉजी में समझें तो अगर आपके पास कोई फंक्शन हो एफ, और वन वेरिएबल का हो या टू वेरिएबल्स का हो, बट जो अभी तक की थ्योरी हमने पढ़ी है वो हम जस्ट एफ प्राइम तक पहुँचे। विन हमें ये पता है कि विन वी पुट एफ प्राइम इक्वल टू ज़ीरो, और इसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास पॉइंट निकलेगा दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, वो अगर एक निकलता है या एक से ज़्यादा निकलते हैं, बट पॉइंट ये है कि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट के ऊपर इस एफ का एक्सट्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यानी ये पॉइंट x1 जब मैं f में ऐड करूँगा, डालूँगा, पुट करूँगा, तो हमारे पास f की एक्सट्रीमम वैल्यू हमें मिलेगी। वो या हो सकता है कि मैक्सिमम हो सकता है कि मिनिमम हो, इसके अलावा किसी पॉइंट पर भी मौजूद नहीं होगी। तो एक तरह से ये फर्स्ट डेरिवेटिव या वेरिएशन फाइंड करना दैट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू हैव एक्सट्रीमम। ठीक है, यानी इन पॉइंट्स के अलावा इसका कोई कहीं और एक्सट्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी तक जो दो चैप्टर्स हैं इनमें हम सिर्फ यही पढ़ चुके हैं कि एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करेगा। अब वो एक्सट्रीमम क्या होगा, यानी मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, एग्जैक्टली जिस तरह फंक्शंस की केस में हम सेकंड डेरिवेटिव पे जाते हैं। हाँ? हम एफ डबल डैश कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर उस x1 पॉइंट को पुट कर देते हैं, तो इसके ऊपर आगे फिर तीन कंडीशंस निकलती हैं। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमम, अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो मैक्सिमम, अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है तो नो रिज़ल्ट। ठीक, इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव पे हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं कि अब वो जो मैक्स एक्सट्रीमम हमने फाइंड किया था, यानी ये पॉइंट वो मैक्सिमम पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो इन केस ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एग्जैक्टली अब हम यही अप्रोच यूज़ करने लगे हैं कि अब हम उस एक्सट्रीमम कर्व को क्लासिफाई कर दें कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो आपने याद रखने हैं और उनको अप्लाई करना है। विच फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड लेजेंडर कंडीशन। चैप्टर नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है। नवीन कुमार की जो बुक है, read the article in short of in 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 start of chapter number 3। अगर बुक किसी के पास है तो उस आर्टिकल को थोड़ा बहुत रीड कर लें, उसमें यही फंक्शंस से रिलेटेड डिस्कशन की गई है, तो आपको हेल्प करेगी। नाउ व्हाट इज़ दिस लेजेंडर कंडीशन? यू हैव दिस गिवन फंक्शनल आई ऑफ वाई, एंड जो सबसे पहले हमने फंक्शनल को डिस्कस किया था वो यही था। ठीक है, and let y bar be the extremal with the initial point this one and terminal point this one। ठीक है, यानी अब हमने फंक्शनल भी ले लिया और उसका जो एक्सट्रीमम है वो भी हमने बता दिया कि चलें y बार उसका कोई एक्सट्रीमम है। अब वो y बार मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, वो आपको ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से पता चलेगा। ठीक है, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल y प्राइम पार्शियल y प्राइम। ठीक है, यानी पार्शल वाई प्राइम स्क्वायर। इस तरह से आपने अगर आप के पास जो गिवन फंक्शनल है उससे आप ये एक्सट्रीमम निकाल लें, तो फिर आपने ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अगर इसका आंसर और इसके अंदर जो है आपने यानी इस कर्व के ऊपर,
तो अगर आपके पास आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो फिर वाई बार मिनिमम है फॉर दिस आई, एंड इफ दिस इज़ लेस देन ज़ीरो देन वाई बार इज़ मैक्सिमम फॉर दिस गिवन फंक्शनल आई. So this is what you call legendre condition. There is another condition, Jacobi equation and Jacobi condition. इसको भी इसके बाद इसी को ही चलें, इस एग्जांपल को इसके बाद फिर कर लेते हैं. इसके बाद एक एग्जांपल है, कुछ और डिफिनीशंस भी हैं. पहले हम वो पूरे डिफिनीशंस पूरे कर लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल्स पे जाएंगे. सो जकोबी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की है, ZX and partial square by partial y partial y, and then these expressions equal to 0, which is the second order linear homogeneous differential equation in ZX. अब ये आगे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि इसमें हम ये क्यों ऐसा यानी ZX को अलग करके उसको कर रहे हैं. आप जस्ट ये देखें कि व्हाट इज़ जकोबी इक्वेशन, सो इट इज़ ऑफ दिस फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फील्ड ऑफ एक्सट्रीमल. इट इज़ बेटर कि अगर इस आर्टिकल को शुरू करने, ये अगर आप बुक से थोड़ा सा इसकी डिटेल्स पढ़ लेना तो वहाँ यहाँ तो मैंने डायरेक्ट डिफिनीशंस उठाई हुई हैं. तो अगर आप जो बुक है वो रेलेवेंट आर्टिकल अगर थोड़ा सा इसके साथ पढ़ लें तो बहुत आसानी हो जाएगी. फील्ड्स जो हैं, फील्ड्स ऑफ एक्सट्रीमल्स तीन किस्म के हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर फील्ड, फैमिली ऑफ कर्व्स वाई ऑफ एक्स सी. ये जो सी इसमें लगाया गया है इसकी वजह से ये पूरी फैमिली बन रही है. अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाय एन एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन करूँ तो दिस इज़ वाई लिखा गया है कि दिस इज़ वाई ऑफ एक्स एंड सी. सो यानी इसका कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होगा जिसमें एक्स इन्वॉल्व होगा, सी इन्वॉल्व होगा. सो लेट्स से इट इज़ ऑफ दिस फॉर्म एक्स प्लस सी. सिंपलेस्ट मैंने ले लिया, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी. अब देखें, इस सी को चेंज करते चले जाएं, आपको डिफरेंट लाइंस मिलती चली जाएंगी. अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस सी कर दूँ तो पैराबोलाज मिलते चले जाएंगे. सी के चेंज होने से पैराबोलाज की तादाद चेंज होगी, और चूँकि सी रियल नंबर है तो वी डोंट नो कि कितने पैराबोलाज हैं. ठीक है. सो इसीलिए हमने वहाँ जो लाइन कही है कि लेट दिस बी फैमिली ऑफ कर्व्स, सो वो सी की वजह से है. ठीक है. यानी अगर ये सी इन्वॉल्व ना हो तो फिर जस्ट एक फंक्शन आएगा. अच्छा. is said to form a proper field in a given domain D of the xy plane if through any point of D there pass one and only one curve of the family. देखें ज़रा, you have this circle and you have this family C e to the power C y equals to C e to the power x. अब इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो कुछ यूँ बनेगा जो यहाँ बनाया गया है. इस सर्कल से इस के इसमें से जो है वो एक ही कर्व गुज़रता है इसके एक एक पॉइंट से. ठीक है. यानी अगर मैं कोई पॉइंट इसमें चूज़ कर लूँ तो इस कर्व, इस फैमिली का को देखूँ तो इसका कोई एक कर्व उस पॉइंट से गुज़रेगा. जो भी पॉइंट चूज़ करूँगा उससे इस फैमिली का एक कर्व गुज़रेगा. ऐसे जो कर्व्स की फैमिली होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फील्ड. ये जो डिफिनीशंस हैं ये आपको हो सकता है इस वक्त मुश्किल लगे, लेकिन जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर ये आसान हो जाएंगी आपके लिए. बट जस्ट सिर्फ इतना याद रखें कि व्हाट इज़ अ प्रॉपर फील्ड, एंड ऑनवर्ड जो सेंट्रल फील्ड और आगे और आ रही हैं तो उनको आप ज़रा समझने की कोशिश करें. ये डिफिनीशंस इस वक्त बड़े टेक्निकल लग रहे हैं, लेकिन जब ये एग्जांपल से क्लियर होंगे तो आपको फिर ये आसान लगेंगे. तो व्हाट इज़ प्रॉपर फील्ड? अ फील्ड कि आप डोमेन का कोई पॉइंट चूज़ कर दें और उसके लिए आपको अपनी फैमिली में से एक कर्व मिल जाए जो उस पॉइंट से पास करे. ठीक है.
और कर्व भी सिर्फ एक ही हो, वन एंड देयर पास वन एंड ओनली वन कर्व ऑफ द फैमिली। ठीक है, लेट अस सी द इम्प्रॉपर फील्ड। a field which is not proper, of course improper means के जो अब उस definition पे अगर जाएं तो उसमें यह था कि आप डोमेन के किसी पॉइंट से एक ही कर्व पास करें, ठीक है। लेकिन अब अगर एक से ज़्यादा कर्व पास करें किसी पॉइंट से तो फिर वो इम्प्रॉपर फील्ड है। और यहाँ इसकी डिफिनीशन लिखी गई है कि द फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ द पैराबोला, फॉर एग्जांपल दिस वन, inside the circle, this does not constitute a proper field because different curves of the family intersect inside the circle। यानी एक पॉइंट से एक से ज़्यादा कर्व्स पास हो रही हैं, वो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ज़ाहिर है जब एक पॉइंट से एक से ज़्यादा कर्व्स पास करेंगी तो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पलरी अप्रोच टू एक्सप्लेन दिस इम्प्रॉपर फील्ड, कि इसमें अगर फैमिली ऑफ पैराबोलास को देखा जाए तो वो इस सर्कल के अंदर आपस में किसी पॉइंट को भी आप उठा लें तो उसके ऊपर कोई से दो पैराबोलास जो हैं वो इंटरसेक्ट करते होंगे, यानी एक ही कर्व पास नहीं करेगी, ठीक है, एक से ज़्यादा कर्व उस पॉइंट से पास करेगी, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फील्ड। व्हाट इज़ सेंट्रल फील्ड? So this is very important and used in different exercise questions and examples। last time भी इसी से एक question आया था। तो what is a central field? If all curves of the family this pass through a single point, then they are said to constitute a central field over a domain D। For example, y equal to cx, जो फैमिली ऑफ लाइंस हैं, ये एक ही पॉइंट ओरिजिन से जो है वो तमाम पास करती हैं। सी को डिफरेंट वैल्यूज़ देते चले जाएं तो आपको डिफरेंट लाइंस मिलेंगे जब सब के सब जो है वो ये ओरिजिन से पास करेंगे। सो अगर ऐसा कोई पॉइंट हो जिससे फैमिली के तमाम कर्व्स पास करें तो उस ऐसे फील्ड को कहा उस उन कर्व से बनने वाले फील्ड को कहा जाएगा सेंट्रल फील्ड। बाय द वे वर्ड वर्ड फील्ड जो है, फील्ड का मतलब ये है कि यानी एक ही कह लें कि एक ही टाइप के डिफरेंट कर्व्स, ठीक है, जो एक है वेक्टर फील्ड, एक है स्केलर फील्ड। तो अगर आप गौर करें तो हम आर को भी फील्ड कहते हैं, वो जबकि वो जो डिफिनीशन है वो अलजेब्राइक डिफिनीशन वो और है, लेकिन फील्ड जो वर्ड है ये दोनों सूरतों में एक ही मीनिंग देता है, ठीक है, कि एक ही जगह से बहुत सारे, यानी आप ये कह लें कि कोई डोमेन आप चूज़ कर लें और उसके किसी पॉइंट पर भी आप अपनी उस फैमिली का कोई मेंबर फाइंड कर सकें। अगर वो वेक्टर फैमिली है तो फिर वेक्टर फाइंड कर सकें, अगर वो स्केलर फील्ड है यानी स्केलर्स की फैमिली है तो फिर उसमें एक स्केलर फाइंड कर सकें, अगर वो फंक्शंस की है तो आप फंक्शंस फाइंड कर सकें। कहने का मतलब यह है कि एक पॉइंट के ऊपर अगर आप गिवन फैमिली का कोई मेंबर फाइंड कर सकें, एक या एक से ज़्यादा, तो सच डिस्कशन सच डोमेन इज कॉल्ड अ फील्ड, ठीक है। एंड अब आगे जो ये तीन डिफिनीशन हमने की, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड सेंट्रल, तो प्रॉपर ये था कि उस डोमेन के किसी एक पॉइंट के ऊपर आप कोई कर्व फाइंड कर सकें जो कि बाकियों को इंटरसेक्ट ना करे। फिर इम्प्रॉपर ये था कि डोमेन के किसी पॉइंट के ऊपर आप अ, कम से कम दो ऐसे कर्व्स फाइंड करें जो आपस में इंटरसेक्ट कर सकें, यानी दोनों कर्व्स उस पॉइंट से पास कर रहे हों। फिर सेंट्रल फील्ड ये था कि एक पॉइंट के ऊपर आप उस फैमिली के तमाम कर्व्स जो हैं वो उस पॉइंट, ऐसा पॉइंट हो जिससे वो तमाम कर्व्स पास कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कंजुगेट पॉइंट्स। कंजुगेट पॉइंट्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ये थोड़े से टेक्निकल हैं, आप थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करें कि लेट द सोल्यूशन z of x of the Jacobi equation be 0 at this point a x1 y1, that is z of x1 is 0। अच्छा, जकोबी इक्वेशन है
और उसका सलूशन जो है वो इनिशियल पॉइंट ए जो है which has coordinates x1 and y1, that is 0. So then it should further vanish at x2, a point x bar which is not equal to x1 such that z of x bar is 0 is called conjugate point of A. अच्छा, let me explain this. जकोबी इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, जकोबी इक्वेशन, दो पॉइंट्स हैं ए x1 y1 एंड बी x2 y2, ठीक है। जो जकोबी इक्वेशन का सलूशन है दैट इज z ऑफ x, उसमें ये एक्चुअली हम कंजुगेट पॉइंट डिफाइन करने लगे। तो ये जो सलूशन है ये इस x1 के ऊपर 0 है, दैट इज z ऑफ x1 इज 0, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा पॉइंट, इफ देयर एग्जिस्ट x bar which is of course not equal to x2 and not equal to x1, यानी इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट एग्जिस्ट करे कि उसके ऊपर आपका जो एक्सट्रीमम कर्व है वो ज़ीरो हो, तो फिर एक्स बार को कंजुगेट पॉइंट कहा जाएगा। अब आई थिंक दिस इज़ एक्सप्लेन्ड नाउ कि ऐसा कोई पॉइंट जिसके ऊपर जकोबी इक्वेशन का सलूशन ज़ीरो हो जाए, और वो पॉइंट एक्स, ज़ाहिर है इस x1 के ऊपर तो हमने कंडीशन लगा दी कि जकोबी इक्वेशन का जो सलूशन है वो x1 के ऊपर ज़ीरो है। तो अगर x2 से पहले ऐसा कोई पॉइंट मिल सके कि जिसके ऊपर जकोबी इक्वेशन का सलूशन अगेन ज़ीरो हो, तो उस पॉइंट को कंजुगेट पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि आइदर दिस एक्स बार इज़ इन दिस इंटरवल x1 to x2, इज़ नॉट इन दिस इंटरवल, एंड देयर इज़ अनदर कंडीशन कि जिसमें वो इसमें मौजूद हो। लेकिन पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि टू पॉसिबिलिटीज़ अराइज कि आइदर एक्स बार इज़ नॉट इन दिस क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको डायग्रामेटिकली ज़रा देखें। For example, you have this x1 यानी a point, and you have this point b which is this is x2, इसको मैं ज़रा x2 यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो x बार है, अब देखें वो या तो इन दोनों इस इंटरवल के बीच में होगा, यानी इन दोनों डोमेन पॉइंट्स के बीच में होगा, या वो यहाँ हो सकता है या वो यहाँ हो सकता है, ठीक है। पहला केस हमने लिया कि लेट एक्स बार डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, आइदर एक्स बार डज नॉट बिलोंग्स टू दिस interval. This implies that the solution z of x which vanish at x1 does not vanish at any other point in the interval x1 to x2, that is no conjugate point to A lies on the curve AB. This is very clear, ठीक है। जब वो इस इंटरवल में ही नहीं है, इससे बाहर है, तो फिर इस कर्व ए बी के ऊपर कोई कंजुगेट पॉइंट और एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, लाई ऑन द कर्व ए बी, इन दिस केस अदर फिक्स्ड एंड ऑफ द extremal will occur beyond the point x2 y2
beyond the point B, the curve AB will only be an arc of that extremal. ठीक है, अब जो x बार है, जिसके जो कंजुगेट पॉइंट है, जिसके ऊपर सोल्यूशन या एक्सट्रीमम जो है वो ज़ीरो है, तो यहाँ जो पैराग्राफ है इसमें हमने पहले ये कहा कि ये अगर x बार पर ज़ीरो हो और x1 पर ज़ीरो हो, तो फिर तो जो आपका यानी दूसरा कोई कंजुगेट पॉइंट जो है वो इस इंटरवल ए बी के ऊपर, इस कर्व ए बी के ऊपर मौजूद ही नहीं होगा। ठीक है, और जो दूसरा एंड है यानी जिसके ऊपर फिक्स एंड है, वो ज़ाहिर है अब इस पॉइंट बी के बियॉन्ड होगा ना, क्योंकि अब एक एंड जो है वो एक्स बार बना और एक x1 बना, तो x बार टू बी जो जो एंड है, अब x बार वाला जो एंड है वो इस कर्व ए बी के से बाहर है, और ये कर्व ए बी चूँकि उसका पोर्शन है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ द आर्क ऑफ दैट एक्सट्रीम। ठीक है, एंड इन द अदर केस अगर आपके पास ये एक्स बार जो है वो इस इंटरवल में मौजूद हो, ठीक, बिफोर x2, it means neighboring extremal intersects at this conjugate points. Thus all curves of the central field are now terminating at x bar. ये this is clear कि अब आपका जो एक्सट्रीमल है, जो जो अदर फिक्स एंड है, वो बिफोर x2 आपको मिल गया। ठीक है, अब आप यानी x बार जो है वो इस इंटरवल के अंदर है और x बार के ऊपर z ऑफ x ज़ीरो है, तो आपका जो ये कंजुगेट पॉइंट जो इस सूरत में आपको मिला, जो अब कर्व ए बी के अंदर है, तो उसके ऊपर तमाम जो कर्व्स हैं वो यानी ये एक तरह से सेंट्रल फील्ड बनाएंगे, क्योंकि अब इस पर तमाम कर्व ज़ीरो होंगे, तमाम जेड ऑफ एक्स सोल्यूशंस जो हैं वो इसके ऊपर ज़ीरो होंगे। ठीक है, so the central field thus all curves of the central field are now terminating at x bar occurring at the left of x2, यानी x2 से पहले जो है वो आपके पास x बार आ रहा है और इसके ऊपर सारे जो एक्सट्रीमल कर्व्स हैं वो टर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से सेंट्रल फील्ड बनाएगा। ठीक है, कंक्लूजन, लेट z ऑफ x1 इज़ ज़ीरो। यहाँ अब इस पूरी बात को एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन किया गया है कि लेट z ऑफ x1 इज़ ज़ीरो, दैट इज़ सोल्यूशन ऑफ द जैकोबी इक्वेशन इज़ ज़ीरो एट द इनिशियल पॉइंट, x bar either does not belongs to this curve, this interval, or belongs to this interval. So if it does not belongs to the interval, then curve AB is arc of the extremal, of course, because अब आपका x bar extremal curve से बाहर है, ए बी कर्व से बाहर है, और अगर वो इस इंटरवल में है देन कर्व ए बी इज़ द एक्सट्रीमल। ठीक है, क्योंकि अब वो एक्सट्रीमल पॉइंट जो है वो जो कंजुगेट पॉइंट है वो कर्व के इंटरवल के अंदर है, तो इसके ऊपर अब सारी बात इस ए बी कर्व में ही आ गई। ठीक, सो कर्व ए बी विल बी द एक्सट्रीमल इन दिस केस, सो दिस सफिशेंट कंडीशन इज कॉल्ड जैकोबी कंडीशन। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो वो पूछ सकते हैं।